आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त शानदार जानदार होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आराम से कर रहे होंगे। कि चलिए अब अपने इसी क्रम में अपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अगले क्रम पे चलते हैं। कुछ चीज़ें परिभाषा वाली जो है कल बाकी रह गई थी, आज उसको हम लोग पूर्ण कर लेते हैं। इसको पूर्ण करने के बाद हम लोग अपने सिलेबस का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या वाला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला, ठीक है, उस पे हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो उससे पहले आप लोग जल्द से जल्द इस वीडियो के शेयर कर दीजिए ताकि और से और लोग जुड़ जाएं, ठीक है ना। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। जैसा कि अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है, कैसा आप लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा है, आप लोग को कंटेंट कैसा मिल रहा है, ठीक है ना। चलिएगा, जैसे अभी हम लोग कल अभाज्य संख्या तक पढ़ चुके थे, ठीक है। कल हमने डिस्कशन किया था सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या के बारे में हल्का सा चर्चा किए थे, ठीक है। इसी तरह अगले क्रम में हम लोग चलते हैं। जैसे मान लीजिए सह अभाज्य, जैसे अभाज्य संख्या हो गया तो सह अभाज्य के अभाज्य संख्या के बाद हम लोग सह अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। जैसे बच्चों को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियरिटी में समझ में नहीं आती कि सह अभाज्य क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग हल्का सा जानकारी ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, इसलिए आप लोग आराम से इत्मीनान से कापी कलम लेकर बैठ जाइए। जो चीजें नहीं आता है उसको जो बोलते हैं उसको भी नोट कर लीजिए, वैसे भी बोर्ड पे लिखा रहता है, अगर आप लोग बोर्ड पर से भी देख के लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिएगा, तो हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर न हो लिखा गया है, थोड़ा कार्नर में हो गया तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से देखिएगा, सह संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ठीक है, तथा वे दोनों संख्या अभाज्य हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर मैं आप लोग को अभाज्य संख्या पढ़ा दिया हूं, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल दो गुणनखंड हो। एक तो एक वो संख्या हो और दूसरा क्या होता है, वो खुद एक से एक हो और दूसरा क्या हो, वो स्वयं संख्या, दो गुणनखंड होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें जो होता है सह अभाज्य में दोनों संख्या ऐसी लेनी है कि जिनका गुणनखंड केवल एक हो। अरे वो स्वयं तो होता ही है। जैसे मान लीजिए 2 और 5 अगर हम लेते हैं तो 2 भी हमारा 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 5 भी हमारा 1 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, तो क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा आपका 1। जैसे मान लीजिए मैं अगर सपोज डेट यहाँ पर कार्नर में आप लोग को लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा, जैसे एक दो संख्या हमने 2 3 ले लिया, तो इसको हम सहअभाज्य कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 का गुणनखंड अगर पूछूंगा तो तुम बताइएगा क्या, 1 और 1 गुणे 2। इसी तरह इसमें देखिए 3 का, तो 3 में क्या होगा, 1 गुणे 3। अब इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों संख्या में कॉमन बने, ठीक है। तो इन दोनों संख्या में कौन सा कॉमन बन रहा है, तो कहिएगा 1 बन रहा है, ठीक है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा, 1। इसलिए परिभाषा में मैंने लिखा है ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। इसके अलावा 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बनना चाहिए, तभी हम उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिएगा 2 3, अब 2 और 3 का समझा दिए। अब इसी तरह 3 और 5 का अगर हम गुणनखंड पूछेंगे तो 3 का भी गुणनखंड आप बताइएगा क्या होगा, 3 गुणे 1 चाहे 1 गुणे 3, और इसका जब बताइएगा तो 1 गुणे 5, यही होगा। अच्छा, इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, तो 1 है ना। तो 1 यह हमारा उभयनिष्ठ हो गया और इसे ही हम क्या बोलते हैं, परिभाषा के अकॉर्डिंग बोलते हैं सहअभाज्य। इसी तरह 5 और 7 का भी चेक कर लीजिएगा, 11 और 13 का भी निकाल लीजिएगा। इसी तरह आगे जब बढ़िएगा तो और कौन संख्या हो सकती है, तो आपका हो सकता है 17 और 19 हो सकता है, ठीक है, 17 और 19 हो सकता है, ठीक है ना। चलिएगा, तो इसके बाद आप लोग इसको आगे भी लगाते रहिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या। नेक्स्ट परिभाषा क्या है हमारा, परिमेय
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो जिस संख्या को p बट्टे क्यू यानी अंश और हर, यानी अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सके तथा क्यू का मान क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान जो हर होता है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिस संख्या को p बट्टे क्यू यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सके तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस परिमेय संख्या का होने का मतलब यह है कि उसके बट्टे में कोई जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या होगा चल जाएगा लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जीरो लगेगा तो वो अपरिभाषित के रूप में चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे में 3/2, इसके हर में कितना है? 2 है ना, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय, जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने लिखा है यहाँ पे 4, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके बट्टे में कुछ है ही नहीं, तो जिसके बट्टे में कोई संख्या नहीं होता है उसके बट्टे में हम लोग 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। और बट्टे में जब 1 होता है तो उसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बट्टे में है ना 4/1 बनेगा, 4/1 बनेगा तो इसका मतलब क्या? ये भी परिमेय है। अच्छा, यहाँ पे करड़ी में 16 हमने लिखा है। क्या लिखा है बाबू? करड़ी में 16 लिखा है, तो कहोगे सर करड़ी में जो भी संख्याएं अधिकतर आती हैं वो तो अपरिमेय होती है। बिल्कुल होती है बाबू, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं वो संख्या किसी का वर्गमूल तो नहीं है, किसी का उस संख्या का कोई वर्गमूल तो नहीं बन रहा है, ठीक है ना? अगर वर्गमूल बनेगा तो हमारा परिमेय हो जाएगा। जैसे देख लीजिएगा, मैंने करड़ी में 16 लिया है, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है बाबू? आपका 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो बताइए, करड़ी तो हट गई क्योंकि हमने इसका करड़ी में 16 का वर्गमूल किया है तो 4 मिला है, और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। तो इसके बट्टे में क्या है? 1 है, ना कि 0, ठीक है। अगर 0 होता तो परिमेय नहीं होता, क्योंकि 1 है इसलिए क्या हमारा परिमेय होगा। और आप लोगों को एक हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। आप लोग घर से 1 से 30 तक यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, HW है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 1 से 30 तक आप लोग वर्ग याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा? वर्ग। 1 से 30 तक के संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिएगा, और 1 से 15 तक के संख्या का घन याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? घन याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं किसी दिन एक दिन काम दे दूंगा 1 से 30 तक का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए और 1 से 15 तक का घनमूल ज्ञात करने के लिए। चलिएगा, अब देखिएगा, अब ये करड़ी में 16 का कितना हो गया? 4 हो गया। इसी तरह अगर मैं बताऊं, करड़ी में 4 अगर हम लेते हैं, ये भी तो पूर्ण वर्ग बनता है, इसका भी वर्गमूल बनता है। क्या होता है? तो वो होता है आपका 2 होता है। तो जिस संख्या का वर्गमूल बनेगा और वह संख्या करड़ी में होगी तो पूरी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, ना कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, इसी तरह आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। जैसे देखिएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसी का अपोजिट होता है, जो परिमेय संख्या होता है उसी का अपोजिट, बस उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिएगा, जिस संख्या को P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी P/Q यानी अंश और हर के रूप में न लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए करड़ी में 5, अब यहाँ पर करड़ी में 5 है, तो ये अगर इसका वर्गमूल बनता तो हम परिमेय कहते, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं बन रहा है। अगर इसका वर्गमूल बनाइएगा तो पॉइंट में जाएगा। क्या बनेगा? पॉइंट में जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या बन सकता है आपका 2 सही 1 कुछ बन सकता है। तो जो संख्या हमारा जब ऐसे बनेगा तो उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अगर यहाँ पर भी आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जहां से हमको अपने चैप्टर का शुरुआत करना है, जहां से हमको पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। उसके बारे में हम लोग हल्की सी जानकारी ले लेते हैं कि वास्तविक संख्या आखिर रियल नंबर होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिएगा, वास्तविक संख्या हमने हेडिंग डाला है, परिभाषा इसका लिखा है, इसको बेहतरीन से समझिएगा, तभी हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिएगा, मैंने लिखा है वे संख्याएं जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय
संख्या हो तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिएगा 8, 6, 2 प्लस करड़ी में 5, 3/5 डॉट डॉट आदमी और भी संख्याएं हो सकती हैं। फिलहाल समझने का कोशिश करिएगा वास्तविक संख्या कौन होती है। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परमेय भी हो और अपरिमेय भी, यानी दोनों होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। एक बार और परिभाषा देख लीजिए, वे संख्याएं जो या तो परमेय हो या तो अपरिमेय हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए ये 8 है, तो 8 हमारा एक परमेय संख्या है क्योंकि इसके बट्टे में 1 छिपा है, ठीक है, इसके भी बट्टे में 1 छिपा है, तो ये परमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 प्लस करड़ी में 5 दिया है, तो यहाँ पे जो 2 है ये हमारा परमेय संख्या, ये हमारा क्या है? परमेय संख्या है, प्लस उसके साथ करड़ी में 5 है, इसका मतलब करड़ी में 5 क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो यह हमारा वास्तविक संख्या है क्योंकि परमेय और अपरिमेय के साथ, परमेय और अपरिमेय के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बाबू 3/5 दिए तो परमेय संख्या है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक खूब बढ़िया से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसको और बेहतरीन से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिएगा देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। अभी तक मैंने भूमिका पढ़ाया, जैसे परिभाषा, उसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उससे रिलेटेड जो पहले की क्लासों में पढ़ना चाहिए, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उसके लिए ये सब चीजें थी, ठीक है। जिनको आता होगा बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आता हो अच्छे से पढ़ लीजिए और जिनको आता है और रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें भी हल्का सा एक टॉपिक बचता है, इंपॉर्टेंट सेशन के रूप में है। जैसे मान लीजिए हमारा विभाजता का नियम, क्या कहला है? विभाजता का नियम, ठीक है। विभाजता के नियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से बच्चे, ये कक्षा 6, 7, 8 का टॉपिक होता है, बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। कई स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है तो बच्चा जानकारी नहीं रखता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो भी हो वो हर चीजें जाने, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और जो हमारा 1.1 है वो अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको अगले कक्षा में इंपॉर्टेंट सेशन के रूप में पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे, कौन इसको प्रतिपादित किया था, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी तक तो मैं भूमिका पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो चीजें परिभाषा है उसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा हम लोग विभाजता का नियम पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग चेक कैसे करते हैं कि कौन संख्या 2 से कटेगी, कौन संख्या 3 से कटेगी, कौन संख्या 4 से कटेगी, इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत बढ़िया मजा आएगा, ठीक है ना। तो इसको समझ लिया जाए। तो अभी इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कैसा आप लोग को ये वीडियो लग रहा है, ठीक है ना। अगर जो चीजें नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिएगा, ठीक। और अपने इस प्यारे से नए चैनल को जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, ताकि और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाए। देखिए ये हम लोग का नया चैनल है और क्या बोलते हैं, नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है, आप लोग का नया बैच लॉन्च हुआ है। तो हम चाहते हैं जितने लोग जुड़ेंगे और बेहतरीन होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग विभाजता के नियम पे चलते हैं, ठीक है। उसके बारे में हल्का सा जानकारी रख लेते हैं, ठीक है बाबू। चलिए ये विभाजता के नियम वाला टॉपिक हम लोग पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद तब आगे चलेंगे। जैसे देखिए हेडिंग रहेगा विभाजता का नियम, हम लोग डालिएगा, आप लोग हेडिंग डालिएगा विभाजता का नियम, ठीक है। ये बढ़िया चैप्टर है, बढ़िया टॉपिक है, बहुत मस्त कह सकते हैं आप। विभाजता का नियम, विभाजता का नियम। देखिए गणित सब्जेक्ट ऐसा विषय है थोड़ा बोरिंग महसूस होता है, लेकिन आप लोग इसको एंजॉय के रूप में लेकर पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि बहुत बड़ा बोझ है,
बोझ नहीं है गणित, बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, उसको जानना चाहिए। विभाज्यता का नियम में हम लोग पढ़ेंगे बाबू पहला टॉपिक 2 से विभाज्य। क्या पढ़ेंगे? 2 से विभाज्य। अब कहिएगा सर 0 से और 1 से क्यों नहीं पढ़ेंगे, है तो वो तो जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी ना जी, है। 1 से कौन संख्या है जो नहीं कटेगी? 1 से सारी संख्याएं कटती हैं, 1 से सारी संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है ना, तो घबराइए नहीं, 0 से तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, 1 से सारी संख्याएं कट जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ना शुरू करते हैं। 2 से विभाज्य क्या कहता है? 2 से विभाज्य कहता है जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 2 से कटने वाली संख्या हो, कटने वाली संख्या हो, उसे हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाज्य होती है, पूरी विभाज्य होती है। जैसे में देख लीजिएगा, जैसे हम कुछ बड़ी संख्याएं लेते हैं और आपसे पूछे कि बताइए क्या ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं। जैसे ले लीजिए 3, 5, 7, 8, 9, 10, ठीक है, सॉरी 3, 10 हो गया आपका, 7 ले लीजिए और 8 ले लीजिए, सॉरी 8। अब इस संख्या को हम पूछे क्या ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी, तो बहुत से बच्चे देखेंगे अरे बाप इतना बड़ा संख्या हम कैसे इतना समय में भाग करेंगे। तो आपको भाग नहीं देना है, बस इस संख्या का अंतिम अंक चेक कीजिए, इस संख्या का अंतिम अंक चेक कीजिए क्या है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8। जो 8 संख्या होती है वो 2 से पूरी विभाज्य होती है, ठीक है ना, यानी 2 चौको 8। तो जो संख्या 2 के टेबल में आएगा वो संख्या हमारा क्या होता है? पूरी 2 से विभाज्य हो जाएगी। बस हम केवल अंतिम अंक चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 0 भी रहता तो भी संख्या पूरी 2 से विभाज्य हो जाएगी, बस हमें अंतिम अंक चेक करना है। जैसे मान लीजिए अगर हम इस संख्या को लिखते हैं, ठीक है ना, अगर इसके लास्ट में 0 मिल रहा है तो भी ये संख्या पूरी 2 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 से विभाज्य हो गया। अब हम लोग 3 से विभाज्य पढ़ते हैं। कैसा आप लोगों को लग रहा है? देखिए आराम से पढ़िए, आराम से समझते रहिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा ना टाइप कर दीजिएगा, ठीक, थोड़ा एंजॉयमेंट से पढ़ते रहिए, ज्यादा बोरिंग मत होइएगा, है ना। चलिएगा देखिएगा 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए क्या होता है बाबू, ठीक है, तो इसके लिए एक नियम होता है, बस समझने की बात होती है। जो भी संख्या दिया जाता है, अगर उन संख्याओं के सभी अंकों को जोड़कर, ठीक है ना, अगर 3 से भाग देते हैं और 3 से भाग देने को वो संख्या पूरी कट जाए तो वो संख्या पूरी 3 से क्या हो जाती है? विभाज्य होती है। जैसे में इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं। जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से पूरी विभाज्य हो जाए, होती हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे में देख लीजिएगा, अगर मैं पूछूं आप ले लीजिए 3, 7, ठीक है, 3, 7 3 प्लस
5 ले लीजिए। अगर मैं पूछूं कि बाबू देख के बताओ क्या ये संख्या पूरी हमारी 3 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो आप लोग कंफ्यूज में हो जाएंगे। जब भाग देंगे तब न बताएंगे। हम आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं, इस संख्या के सभी अंकों को क्या कर लीजिएगा, आपस में जोड़ लीजिएगा। जैसे 3 + 7 + 3 + 5, ठीक है, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 और 7 कितना होता है 10, और 10 3 13, और 13 और 13 5 कितना होता है 18, 18 होता है ना बाबू। अब इस संख्या का योगफल 18 हो गया। अगर इस संख्या में हम 3 से भाग दे दें, किसे 3 से, अगर भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए, शेष कुछ भी ना बचे, तब हम कहेंगे पूरी संख्या, दी हुई संख्या जो है ना वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 एकम 3 और 3 छके 18। अब बताइएगा 6 बार ये पूरा पूरा कट गया, 6 बार ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये दी हुई संख्या पूरी 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से पूरी पूरी विभाज्य होती हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिएगा यहाँ तक आप लोग को हम आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 4 से विभाज्य। क्या पढ़ते हैं, 4 से विभाज्य। ठीक है, उसके बाद 5 से विभाज्य, उसके बाद 6 से विभाज्य। 7 का विभाज्य हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 7 का नियम नहीं होता है लेकिन बहुत लंबा होता है, तो उसको जब तक समझेंगे ना तब तो बढ़िया 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, और 8 9 10 11 12 यहाँ तक पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। चलिए ठीक है, इसके इसी क्रम में अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, अब विभाज्यता का नियम में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे 4 से विभाज्य। हमने 3 तक कंप्लीट कर लिया है, 3 से विभाज्य तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसी कदम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 से विभाज्य का नियम हम लोग पढ़ते हैं। 4 से विभाज्य का नियम में क्या कहता है कि जब किसी दी गई संख्याओं में अंतिम 2 अंक, ध्यान देने वाली बात है कि अंतिम 2 अंक, मैंने यहाँ पर लिखा है अंतिम 2 अंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अंतिम 2 अंक शून्य हो, अंतिम 2 अंक क्या हो, शून्य हो, या 4 से पूरी पूरी कटने वाली संख्या, या 4 से पूरी पूरी कटने वाली संख्या हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ रहा है। जैसे में देखिएगा, मैंने एक संख्या लिया है 34,78,500। ठीक है, तो इसमें हम लोग चेक करते, देखिए हमको भाग करने की आवश्यकता नहीं है आगे, हम पहले चेक करते हैं अंतिम 2 अंक क्या है इसका। अंतिम 2 अंक क्या है बाबू, तो अंतिम 2 अंक इसका लगातार 00 है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जब बोला है कि जब किसी दी गई संख्याओं में अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से पूरी पूरी कटने वाली संख्या हो तो पूरी संख्या 4 से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो इसी कदम में हम लोग चेक करते हैं, केवल हम अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। अंतिम 2 अंक क्या है, तो 00 है, तो हम कह देंगे, ये देख के ही कह देंगे कि सर ये 4 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, संख्या पूरी कट जाएगी। आपको नहीं विश्वास होगा तो आप लोग भाग देकर 4 से विभाज्य करके चेक कर लीजिएगा, ये पूरी पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आई बात समझ में। ठीक है, इसी कदम में देखिए, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे 4 से पूरी पूरी कटने से क्या क्या मतलब है कि अंतिम 2 अंक, जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूँ, आपके सामने लेता हूँ मैं 78 75, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी मन में आए, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, अगर हम चेक करते हैं लास्ट का 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक, तो 64 है। क्या है, 64 है, जो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो केवल हम अंतिम 2 अंक से ही चेक करके हम बता सकते हैं कि ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, चलिएगा। अब इसके बाद कोई भी डाउट हो अगर तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो इसके बाद हम लोग 5 से विभाज्य पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, 5 से विभाज्य। ठीक है बाबू, गणित ऐसा सब्जेक्ट है बाबू, जितना आप लोग रोचक बनाकर पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा। ठीक है ना, तो जहां भी आप लोग को अगर समझ में नहीं आता है तो उसको आप लोग कमेंट में पूछ लिया कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब हम लोग 5 से विभाज्य का नियम पढ़ते हैं। 5 का नियम बहुत ही सरल होता है। ठीक है ना, 5 का नियम बहुत ही सरल होता है। क्या होता है देख लीजिएगा, जब भी किसी संख्या में जो भी कोई भी संख्या दिया रहेगा, अगर उसका अंतिम अंक देखा जाए तो अगर 5 हो जाए, 0 हो जाए या केवल 5 मिल जाए, 0 या 5 मिल जाए तो पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी।
ठीक है, चलिएगा इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। एक मिनट, जब किसी दी गई संख्याओं में अंतिम अंक, केवल अंतिम एक अंक चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं अंतिम एक अंक न लिखे, केवल अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 ध्यान दीजिएगा, 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या, 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या, तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी, पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। थोड़ा सा और समझ लिया जाए, इसको डीपली समझ लिया जाए। जैसे देखिए मैंने परिभाषा में लिखा है, जब किसी दी गई संख्याओं में अंतिम अंक केवल क्या हो जाए, 0 हो जाए या 5 हो जाए तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है बाबू, तो जैसे भी इसको समझ लेते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे देख लीजिएगा, एक एग्जांपल हम लोग कोई भी संख्या लेते हैं, 3 7 8 9 5 4 3 0। तो हमें पूरी संख्या को भाग देने से पहले हम बस चेक कर लेते हैं कि इसका अंतिम अंक क्या है, उसी से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि ये पूरी संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो देखिएगा अंतिम अंक इसका क्या है, अंतिम अंक आपका बाबू 0 है। क्या है, 0 है। तो हम कह सकते हैं, बेझिझक कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। केवल हम एक अंक चेक करके बता सकते हैं कि ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप इस संख्या को 5 से भाग देकर चेक कीजिएगा, मेरा गारंटी है कि ये पूरी संख्या 5 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, चलिएगा इसी तरह एक लास्ट का डिजिट लेकर हम 5 से भी सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि कोई संख्या हम लेते हैं, ये संख्या हमारा है कोई, ठीक है ना। अब हमको इतना बड़ा संख्या है, कहा जाए कि आपको 5 से भाग देकर बताइए कि ये पूरी कटेगी कि नहीं। तो हमको कुछ नहीं करना, बस अंतिम चेक करना है, अंतिम अंक चेक करना है। इसका क्या है, अंतिम अंक इसका क्या है बाबू, 5 है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत बेहतरीन से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो 5 से विभाज्य के लिए हम केवल अंतिम अंक चेक करते हैं। तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो पूरी संख्या हमारी 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, अब चलिएगा, अब इसी कदम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, अब हम लोग को पढ़ने की बारी है किसकी, 6 की। 6 की पढ़ने की बारी है। तो थोड़ा हम इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद 6 को पढ़ते हैं। ठीक है ना, बस आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। जो समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कर दीजिएगा, मैं उसको देख के आप लोगों को उसका डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है बाबू, चलिएगा अब हम लोग पढ़ते हैं 6 से विभाज्य। किससे विभाज्य, 6 से विभाज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6 से विभाज्य और बहुत ही इजी है। ध्यान से समझने की बात है। आप 6 से बता सकते हैं, केवल मिनटों सेकेंडों में आप बता सकते हैं कि ये पूरी संख्या हमारी 6 से कट जाएगी कि नहीं। आपको बस पीछे की चीजें भी आप लोग को क्लियर याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने बताया है कि 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य। 2 से विभाज्य का नियम क्या होता है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर 2 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। यानी 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो पूरी संख्या 2 से क्या हो जाती है, विभाज्य होगी। ठीक है, इसी तरह 3 से हमने भी बताया है कि पूरी संख्या को जोड़ दीजिए, पूरी संख्या के अंकों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और उस संख्या का जो योगफल आएगा, ठीक है, उसको हम 3 से भाग देते हैं। तो पूरी संख्या हमारी 3 से विभाज्य होती है।
तो ठीक उसी प्रकार हम लोग 6 से भी उसी सूत्र से हम लोग निकालते हैं। जैसे मैं पूछूं बाबू, अगर 6 संख्या दिया है तो 6 को हम किन दो अंकों में तोड़ सकते हैं, किन दो अभाज्य संख्या में, ये ध्यान रखिएगा। 2 अंकों में तो तोड़ ही सकते हैं, 1 और 6 में भी तोड़ सकते हैं, 1 गुणे 6 कर सकते हैं, ठीक है, 3 गुणे 2 कर सकते हैं। तो हमको अभाज्य करना है, क्या करना है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है, आप लोगों को वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है, उसको अच्छे से देख के रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं तोड़ना चाहूंगा इस 6 को 2 अभाज्य संख्या में, तो 1 2 गुणे 3 में टूटेगा। किस में टूटेगा, 2 गुणे 3 में टूटेगा। इसका मतलब क्या है कि यह 2 से भी कट सकती है और 3 से भी कट सकती है। हमारे कहने का अर्थ यह है बाबू कि जो संख्या, यदि कोई संख्या दिया गया है और वो संख्या 2 से भी कटने का नियम फॉलो करता है और 3 से भी कटने का नियम फॉलो करता है, तो पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया कि जो संख्या अगर दिया हुआ है तो अगर वो 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, दोनों से साथ साथ में कटना चाहिए। ये नहीं कि 2 से कट रहा है 3 से नहीं, तब नहीं फॉलो करेगा। हमारा संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि सर जी पूरा 6 से कटेगा। समझ में आया, ठीक है। चलिएगा, इसका हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोगों को इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिएगा, परिभाषा देखते हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं, यदि दी गई संख्या यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से, ध्यान में रखिएगा बाबू, दोनों से कटना चाहिएगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। दोनों से कटने का नियम फॉलो करता है, यानी यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी कट जाए, थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, पूरी कट जाए तो वह पूरी संख्या 6 से भी कट जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लिया जाए। जैसे कि हमने क्या बताया, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी क्या हो जाए, कट जाए, तो पूरी संख्या 6 से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो पूरी संख्या क्या होती है बाबू, 6 से विभाज्य होती है, यानी 6 से पूरी क्या हो जाती है, कट जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझ लिया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया कि 2 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि 6 से कटेगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे में आपको दे देते हैं कोई संख्या, बताइएगा। जैसे मान लीजिए मैं कुछ संख्या लेता हूँ, ये कोई है 1828, ठीक है बाबू। तो अगर मैं इस पे चर्चा करूंगा कि बताइए इतनी बड़ी संख्या है और बताइए 6 से कटेगा कि नहीं, तो हम बस 2 नियम याद करेंगे, ठीक है ना। अपना नियम याद करते हैं, क्या क्या, 2 से और 3 से, अगर दोनों से कटता है तो ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 2 से कटने का नियम क्या कहता है, 2 से नियम कहता है कि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। तो मैंने देखा कि अंतिम अंक क्या है बाबू, अंतिम अंक 8 है। तो बताइए 8 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 4 दूनी 8, इसका मतलब ये 2 से तो कट रहा है, ठीक है ना। तो 2 से जब कट रहा है तो पूरा 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या
6 से कह सकते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं? तो अभी नहीं कह सकते हैं। कब? जब तक हम 3 से भी नहीं कहेंगे कि सर जी 3 से भी कटेगा, तब तक नहीं कहेंगे कि ये 6 से कट रहा है कि नहीं। फिलहाल यहाँ तक 2 से तो पूरी पूरी क्या हो रही है? कट रही है। अब चेक कर लेते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कटने का नियम क्या होता है? सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं, दी गई संख्या के सभी अंकों को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद हम कहते हैं कि यह 3 से अगर भाग देने पर कट जाएगी तो कहेंगे ये पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। चलिएगा समझ लिया जाए। देखिएगा ये कितना हो रहा है, तो जोड़िएगा 8 2 10, 10 हो गया, 10 और 18 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, और 1 19 हो गया, 19 से 5 24 हो गया, और 24 6 कितना हो गया? 30 हो गया, 30 2 32 हो गया, ठीक है। 32 और 9 कितना हो गया? तो 41 हो गया। 41 और 7 कितना होता है बाबू? 41 और 7 आपका 48 हो गया, और 48 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 48 और 9 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। जोड़ के चेक कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। अब इससे हम 3 से विभाज्य करते हैं, तो कह बताइएगा 3 से अगर कट जाएगा पूरी पूरी संख्या अगर, तो हम कह सकते हैं यानी दी गई संख्या का योगफल अगर 3 से कट जाती है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य भी हो जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं। 57 जोड़ने पर आया है, तो हम चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3 कितना हो गया? 2 बचा, ठीक है, और 7 बचा, 9 त्रिक 27 होता है बाबू। तो देखिएगा 19 3 57 होता है, पूरा पूरा कट गया कि नहीं? बताइएगा। 19 3 57 होता है, और 19 से 3 बार में 3 से 19 बार में पूरा पूरा 57 कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से भी कट रही है। कट रही है कि नहीं बाबू? तो देखिए हम कहेंगे जब तक 2 और 3 दोनों से नहीं कटेगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि पूरा पूरा 6 से कटेगा कि नहीं। फिलहाल यहाँ पर चेक करने पर हमने पाया कि ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पूरी पूरी संख्या हमारी 6 से विभाज्य होगी। तो कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या हमारी 6 से भी क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। तब तक जब तक 2 और 3 दोनों से न कटे। ध्यान दीजिए, मैं बार बार इस बात को क्यों बोल रहा हूँ। बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, केवल 2 से भाग चेक करके कह देते हैं जी सर जी 6 से भी कट गया। नहीं, गलत हो जाएगा। जब तक 2 से भी न कटे, जब तक 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तभी हम कहेंगे कि 6 से ये विभाज्य होगी कि नहीं। ठीक है, चलिएगा मैं आप लोग को एक होमवर्क में संख्या देता हूं और आप लोग टाइप कर उसको चेक करके मुझे बताइएगा कि क्या यह 6 से भी विभाज्य है कि नहीं। ठीक है ना? तो मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बताइएगा, कमेंट में बता दीजिएगा बाबू। ठीक है ना? ठीक है, एक संख्या यह दे रहे हैं हम, ठीक है, और एक संख्या दे देते हैं हम आपको, जैसे मान लीजिए 3 5 7 6 8 8 2 0 5 4। ठीक है, आप लोग इस संख्या को भी चेक करके बताइएगा क्या यह संख्या पूरी पूरी 6 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है ना? चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब बात करते हैं 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य का नियम तो होता है बाबू, लेकिन नियम पढ़ेंगे तब तक आप लोग भी क्या कर सकते हैं, 7 से भाग ही देना उचित समझेंगे, क्योंकि इसमें दी गई संख्या का अंतिम अंक का वर्ग करना पड़ता है, उसका गुणा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तब जाके वो नियम बनता है। तो फिलहाल मैं तो 7 का नियम नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? इसका रीजन है बहुत ही बड़ा होता है। जब तक आप उस नियम को समझेंगे तब तक आप इसको क्या कर देंगे, उस संख्या से उस संख्या में क्या कर देंगे, तत्काल भाग दे देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जब अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिएगा इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो 8 से विभाज्य पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? 8 से विभाज्य। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान होता है। ये भी क्या होता है? बहुत ही आसान होता है, बस समझने की देर है, नहीं तो बहुत ही लाजवाब सवाल है ये। 8 से विभाज्य का नियम क्या करता है कि मैंने आप लोग को 4 से नियम बताया था, तो अंतिम कितने अंक बताया था? 2 अंक चेक करने के लिए। और इसी तरह हम 8 से नियम जब पढ़ते हैं तो अंतिम केवल 3 अंक चेक करते हैं। कितने चेक करते हैं? 3 अंक।
अगर अंतिम तीन अंक आपका ट्रिपल जीरो है या फिर 8 से कटने वाली संख्या है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। आई बात समझ में? बहुत ही आसान होता है। तो चलिएगा इस पे फोकस करते हैं हम लोग, इसका परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्याओं में अंतिम, ध्यान से समझिएगा बाबू, अंतिम तीन अंक ध्यान दीजिएगा, अंतिम तीन अंक है, अंतिम तीन अंक जीरो यानी शून्य, ठीक है बाबू, शून्य हो या 8 से कटने वाली संख्या हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोग को ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है ना। देखिएगा मैंने क्या लिखा है, यदि दी गई संख्याओं में अंतिम तीन अंक शून्य हो या 8 से कटने वाली संख्या हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। थोड़ा सा जैसे में इसको भी समझ लेते हैं उदाहरण देके, ठीक है। बहुत ही लाजवाब है सवाल ये सब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग सवाल को लगाते समय चेक कर लेते हैं कि कौन संख्या 2 से कट रही है, कौन संख्या 3 से कट रही है, कौन संख्या 4 से कट रही है, कौन संख्या 5 से, कौन 6 7 से कट रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। चलिएगा इसका एग्जांपल कोई संख्या लेकर हम चेक कर लेते हैं। तो बताइएगा, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं आपका अंतिम तीन अंक लगातार जीरो होना चाहिए, तो जैसे में 7 6 5 4 3 2 8 7 6 ट्रिपल जीरो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अंतिम देखिएगा तीन डिजिट क्या है बाबू, अंतिम तीन डिजिट क्या है आपका, तो ट्रिपल जीरो है, यानी 3 को जीरो है। तो हम कह सकते हैं बिना कुछ कहेंगे कि बाबू ये 8 से पूरा आराम से कट जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं बताइए बाबू, ठीक है। तो चलिएगा इसी तरह एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जब अंतिम तीन अंक लगातार जीरो होगा तो वो 8 से पूरी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा इसी तरह आगे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए आपका 3 7 5 4 3 2 8 7 6 8 2 8 दिया हुआ है। देखिए इतनी बड़ी संख्या है। अब हम पूछे बताइए कि ये 8 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो आप लोग ज्यादा कुछ न करिएगा, बस अंतिम तीन अंक चेक कीजिएगा क्या वो पूरी संख्या 8 से कट रही है कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर 8 नहीं 4 कर लीजिए, क्योंकि 8 करेंगे कटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर अंतिम 4 कर लीजिएगा। तो देखिएगा अब हम अंतिम तीन अंक चेक करते हैं, कितना अंक, तीन अंक यही ना है 824। अब हम क्या बोले क्या है, अंतिम या तो लगातार 3 वो जीरो होना चाहिए और नहीं तो 8 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो बताइए 824, ये अंतिम 824 ही तो है। तो बताइए क्या ये संख्या पूरी 8 से कट रही है कि नहीं। तो भाग देकर चेक कर लेते हैं, 8 एकम 8 कट गया कि नहीं, 8 तो कट गया, लेकिन जब 2 बार उतर आएगा तो भाग के जाएगा नहीं, एक जीरो बढ़ा के हम 4 को भी क्या कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे। ये तो भाग तो आता होगा आप लोगों को। तो कितनी बार जा सकता है, 8 तरीके 24, यानी देखिएगा 103 बार में 8 से भाग करने पर 103 बार में 824 पूरी विभाज्य हो गई। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यह दी गई पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। समझ में आया कि नहीं।
आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोग टाइप कर दीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है तो हम लोग और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आई बात समझ में? तो लाइक भी करते रहिएगा अगर समझ में आएगा तो। चलिए इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। मैंने अभी तक नियम क्या क्या पढ़ा? 2 से पढ़ा, 3 से पढ़ा, 4 से पढ़ा, 5 से पढ़ा, 6 से पढ़ा, 7 से नहीं पढ़ाए हैं, 8 से पढ़ा, ठीक है। अब 3 नियम और है तो उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक 9 से विभाज्य, 10 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। इसके बाद आप लोगों को इजी हो जाएगा, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट है, 3 पढ़ने के बाद ही हम लोग पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे भी चलेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट हम रफ कर लेते हैं तब तक। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं जरूर बताइएगा बाबू, ठीक है। चलिए अब हम 9 से विभाज्य की बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान है 9 से विभाज्य, ठीक है। जो बच्चा 3 से विभाज्य समझा होगा, ठीक है, वो 9 से भी विभाज्य कर लेगा। बहुत ही आसान होता है। मैंने 3 से विभाज्य में मैंने क्या बताया था कि यदि दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या 3 से नियम बताया था, दी गई संख्याओं का सभी अंकों का योगफल यदि 3 से पूरी पूरी कट जाती है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। ठीक उसी प्रकार बाबू, ठीक उसी प्रकार 9 से भी विभाज्य होता है। यदि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योगफल 9 से पूरी पूरी कट जाती है तो वो संख्या पूरी 9 से विभाज्य होती है। आई बात समझ में? चलिएगा मैं आप लोग को इसका परिभाषा लिख के और समझा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है आपका, यदि दी गई संख्याओं में सभी अंकों का योगफल 9 से पूरी कटती हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी, ठीक है बाबू। थोड़ा सा परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप लोग को बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में नहीं आए, अगर स्पष्ट न दिखे, ठीक है, तो मैं बोल भी रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन के भी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा देखिएगा मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है यदि दी गई संख्याओं में सभी अंकों का योगफल 9 से पूरी कटती हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे में समझ लीजिएगा, जैसे में कोई संख्या हम लेकर समझ लेते हैं और चेक करके बता देते हैं कि पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी कि नहीं, ठीक है ना बाबू। तो चलिएगा जो देख लेते हैं कोई संख्या लेकर। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 3, 5, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आप लोग के सामने एक संख्या लिया है 35, 27, 21, 73, 6। तो हमें इसको चेक करना है कि 9 से पूरी विभाज्य है कि नहीं। तो बस हम देख के ही बता सकते हैं। क्या करना होगा आपको कि बस हम दी गई संख्या के सभी अंकों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे 3 धन 5 धन 2 धन 7 धन 2 धन 1 धन 7 धन 3 धन 6। जोड़ने पे कितना आएगा बाबू? तो 5 3 8 2 10 7 17 17 2 19 1 20 7 27 27 3 30 38 6 36। बताइए जोड़ने पे कितना आया है इसका? सभी अंकों के योगफल कितना आया है? 36 आया है। अब इस 36 में हम 9 से क्या करते हैं? भाग करते हैं।
तो अगर ये 9 से पूरी पूरी कट जाएगी तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिएगा 9 से भागी करना है तो 9 चौको 36, कितना बार में पूरा पूरा कटा बाबू? 4 बार में कटा। कितनी बार में कटा? 4 बार में पूरी संख्या कट गई ना, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी? विभाज्य होगी, 9 से भी विभाज्य होगी। समझ में आया कि नहीं? मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसी तरह आप लोग कई सवालों को लेकर आप लोग चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यह 9 से विभाज्य होगी कि नहीं। फिलहाल मैं एक ही उदाहरण रहने देता हूं क्योंकि हमको और भी टॉपिक कवर करना होता है। ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में भी मजा नहीं देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, गणित ऐसा सब्जेक्ट है ना कि खूब मजे से पढ़ते रहिएगा। जहां समझ में ना आए ना तो थोड़ा पूछ लिया कीजिए, ठीक है? तो घबराया न जाए और इसको अच्छे से समझा जाए। और सबसे इजी तो बाबू 10 से विभाज्य का नियम होता है। किससे? 10 से विभाज्य का नियम सबसे इजी होता है। थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, बहुत बेहतरीन है। इसमें केवल अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वो पूरी संख्या क्या हो जाए? 10 से विभाज्य होगी, ठीक है ना? तो हम लोग इसका परिभाषा लिखते हैं, यदि दी गई संख्याओं में अंतिम अंक शून्य हो तो वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। देखिए हमने क्या किया, बस 1 सेकेंड लगेगा, बस देख के बता सकते हैं कि वो संख्या हमारी 10 से विभाज्य होगी कि नहीं। जैसे मैं देख लीजिएगा, मैं एक उदाहरण देकर समझा देता हूं। कोई भी संख्या लेकर, चलिए इसी को लेकर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 5 2 7 2 1 7 3 6। अगर मैं इसके लास्ट में 0 दे दूं तो कहेंगे कि ये पूरी संख्या 10 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। केवल हम अंतिम अंक चेक करते हैं और अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वो पूरी संख्या 10 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी, ठीक है? आपको चेक करना होगा तो 10 से भाग करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है बाबू? अब इसी तरह लास्ट एक पॉइंट बचा है 11 से नियम, और वो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद तब हम लोग अपने वीडियो को रोकेंगे, उसके बाद सिलेबस पर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है बाबू? तो 11 से नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। आज इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना चैप्टर का सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 11 से नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। 11 से विभाज्य, ये नियम क्या होता है बाबू? जब भी दिया गया संख्या रहेगा ना बाबू, तो आप लोग को ये तो याद होगा, सम स्थान क्या होता है? विषम स्थान। सम स्थान का मतलब होता है जो 2 4 6 यानी दूसरे चौथे छठे स्थान पे आए। अब विषम का मतलब क्या हो जाता है? जो पहला तीसरा पांचवा सातवां ऐसे स्थान पे अगर अंक आता है तो उन दोनों के अंकों का योगफल कर लेते हैं। सम स्थान के अंकों का अलग कर लेते हैं और विषम स्थान के अंकों का अलग कर लेते हैं। उसके बाद उनका हम अंतर यानी घटाना कर लेते हैं। यदि घटाने पे यदि 0 बचता है या फिर 11 से कटने वाली संख्या आती है तो वो पूरी संख्या हमारी 11 से क्या होती है? विभाज्य होती है। बात समझ में आया? चलिएगा देख लीजिएगा, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। यदि दी गई संख्याओं में सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल
का अंतर, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। अंतर यानी क्वेश्चन में हम लिख देते हैं घटाना, ठीक है ना। अगर इनको घटाने पर, ठीक है बाबू, इनको घटाने पर अगर अंतर शून्य शून्य या शून्य या 11 से कटने वाली संख्या प्राप्त होती है, वाली संख्या प्राप्त हो तो वह पूरी संख्या, पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। चलिएगा, इसका एग्जाम्पल भी लेकर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल अपने मन से कुछ भी लेकर हम लोग देख लेते हैं। जैसे 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर ले लेता हूँ 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, ठीक है बाबू। इस टाइप का देखिए कितना बड़ा संख्या है, देखने में कितना बड़ा संख्या है ना। अगर हम लोग इन संख्याओं को नियम से सॉल्व करते हैं तो आराम से बता सकते हैं कि ये पूरी संख्या हमारा 11 से विभाज्य होगी कि नहीं। देखिएगा परिभाषा मैंने क्या लिखा है, यदि दी गई संख्याओं में सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अंतर का मतलब क्या होता है बाबू? घटाना, ठीक है। तो अंतर करने पे या तो शून्य हो या तो 11 से कटने वाली संख्या प्राप्त हो जाए। 11 से कटने में 11 के टेबल में जो भी आता है, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, अगर हमको वैसे प्राप्त होता है तो वह पूरी संख्या हमारा 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिएगा इसमें सम स्थान विषम स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन होता है सम स्थान, कौन होता है विषम स्थान? जो दूसरे चौथे छठे मतलब 2 से कटने वाली संख्या जो होती है, अगर उसके स्थान पे आता है तो सम स्थान, और जो पहले तीसरे पांचवें सातवें स्थान पे होगा वो विषम स्थान होगा, ठीक है। तो सम स्थान इसमें क्या क्या है? 2 है, 3 है, ठीक है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। ये क्या है? आपका सम स्थान है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ सकता है बाबू? तो जोड़िएगा, सम स्थान वाला पहले जोड़ लीजिए, सम स्थान के अंकों का योगफल, सम स्थान के अंकों का योगफल, यानी योगफल करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू? तो जोड़िएगा, देखिए पहले अंक लिख लेते हैं, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, यही ना है? देख लीजिएगा 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा? देखिए ध्यान से, तो 3 2 5, 5 4 9 और 9 और 5 14, 14 6 आपका कितना हो जाएगा? 20, 20 7 27, और 27 और 8 कितना हो जाएगा? 27 और 8 आपका 35 हो गया, ठीक है। तो सम स्थान के अंकों का योगफल कितना आ गया? 35। सम स्थान के अंकों का योगफल कितना आ गया? 35। इसी तरह विषम स्थान के अंकों का निकाल लेते हैं, ठीक है बाबू। तो विषम स्थान के अंकों का योगफल निकालेंगे, ठीक है बाबू। तो क्या मिलेगा आपको? तो हमको मिलेगा, आपको पहले लिखना होगा कि क्या क्या विषम स्थान के अंकों पर है। तो विषम स्थान के अंकों पर है 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, यही ना बाबू। तो हम इसी को लिख लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2। अब इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा? तो जोड़ने पर भी हमको क्या मिल जाएगा? 35 मिलेगा। क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है ना बाबू।
तो यहाँ पर सम स्थान के अंकों का भी योगफल कितना आया 35 आया, विषम स्थान के अंकों का भी योगफल कितना आया 35 आया। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं, अब अंतर निकालूंगा बाबू, तो अंतर 35 माइनस क्या हो जाएगा 35, 35 माइनस 35, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अंतर कितना मिलेगा हमें, तो कितना मिलेगा बाबू 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो मैंने परिभाषा के अनुसार मैंने क्या कहा था, यदि दी गई संख्याओं में सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर अगर शून्य हो जाए, क्या हो जाए शून्य हो जाए, या 11 से कटने वाली संख्या प्राप्त हो, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो मैंने चेक किया सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल करके, तो देखे हैं सम स्थान के अंकों का भी योगफल 35 आया, विषम स्थान के अंकों का भी 35 आया है योगफल, ठीक है। इनका अंतर करेंगे यानी घटाना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो जब 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली संख्या आ जाएगी तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो मैंने जस्ट पाया यहाँ पे इनका अंतर कितना आया 0, तो इसलिए पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। इसी तरह आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बाबू, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक उदाहरण देकर समझाया है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-4 एग्जाम्पल और लेकर और प्रयास कीजिएगा ताकि 11 की टेबल में आने वाली संख्या हमको मिले, और उसके बाद तब हम चेक करते हैं कि 11 से कटेगी कि नहीं। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए।